समय एक बहती हुई नदी है। न जाने कितनी परंपराएं, पूर्वजों द्वारा अर्जित अनुभवों का जखीरा समय के साथ बहकर लुप्त हो गई। इस बात को एहसास करने के लिए न तो भारी भरकम डिग्री की जरूरत है और न किसी तमगे की। वो कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, यानी जिसने खोजा उसी ने पाया। ऋचा रंजन भी ऐसी ही शख्सियत है। मुंबई निवासी ऋचा IIT रुड़की से बीटेक करने के बाद 11 सालों तक कॉरपोरेट जगत के ऊंचे ओहदों पर काम करती रही। मॉर्गन स्टैनली कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट पद छोड़कर समाज को एक अहम संदेश देने में जुट गई। एक ऐसा संदेश जो उन्हें अपने अनुभव और अध्ययन ने सिखाया। दरअसल एक आम शहरी जीवन जीने वाली ऋचा विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हुई कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रही थी। ये ऐसी समस्याएं थी जिन्हें बड़ी बीमारियों में तो नहीं गिना जाता, बस रोजमर्रा के जीवन की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। चिकित्सक भी इनके बारे में कुछ खास नहीं बता पाते। वे बस दवाइयां लिख देते हैं। सर दर्द, सर में भारीपन, थकान, बदन दर्द, गैस की समस्या, हल्का बुखार, बार बार सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं कभी भी न तो भुगतने वाला गंभीरता से लेता है, न उनका डॉक्टर के पास जाना और गोलियां लेकर खा लेने का सिलसिला ऋचा को परेशान कर रहा था। उन्होंने खुद से सवाल किया, आखिर कुछ तो वजह रहा होगा इसके पीछे। कुछ न कुछ गलतियां हमारी ओर से हो रही हैं। और इसके बाद शुरू हुआ वजह जानने का सिलसिला। तरीका एक ही था, जानना और बस जानना। वर्तमान चिकित्सकों की राय से लेकर विभिन्न अनुसंधानों और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन के बाद वह जिस नतीजे पर पहुंची वह वाकई हैरान कर देने वाला था। प्रकृति और पारंपरिक समझ से जुड़ने की इस यात्रा में मुझे पता चला कि हमने अपने भोजन को एकाएक बिल्कुल ही बदल दिया है। चाहे वो हमारा अनाज हो या नमक, तेल, चीनी, सब कुछ ही बिल्कुल बदल दिया। और ये बदलाव संभवतः बिना किसी ठोस कारण के हुआ। जिन चीज़ों को हम स्वास्थ्यवर्धक मानते थे उनको हमने एकाएक हास्यास्पद मान लिया, और जिन चीज़ों को खाया ही नहीं जाता था या उपलब्ध भी नहीं होते थे उनको हमने एकाएक हेल्दी घोषित कर दिया। दरअसल 1970 की हरित क्रांति ने हमें बहुत कुछ दिया, जैसे विदेशी अनाज, पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद, खेत जोतने के लिए डीजल से चलने वाला ट्रैक्टर और भी बहुत कुछ। फौरी तौर पर खेतों में फसलें लहलहा उठी। हमारा देश खाद्य पदार्थों के स्तर पर आत्मनिर्भर हो गया, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम अब सामने आ रहे हैं। गेहूं जैसा अनाज जो हमारे यहाँ उगाए ही नहीं जाते थे, वह आज जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है। जबकि गेहूं में ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जिसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। गेहूं के विषय में जो पारंपरिक समझ थी वो आज हमारे आधुनिक समझ से बिल्कुल भिन्न थी। जो संभवतः सबसे विषैला सांप है कोबरा, उससे गेहूँन सांप कहा जाता था। और पूर्वज ऐसा कहते भी थे कि गेहूँन सांप और गेहूँ एक ही प्रकार के हैं। यानी कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि गेहूं का प्रभाव हमारे लिए विषैला है। गोधूम जो गौशाला में मच्छर आदि भगाने के लिए जलाया जाता था, उसमें गेहूं का प्रयोग किया जाता था। गेहूं शब्द भी गोधूम से ही आया है। कई ऐसे गांव भी मिले जहां पे पूर्वज कहते हैं कि गेहूं को खाना शिकायत माना जाता था। तो इन सब से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो पारंपरिक समझ थी वो कहीं ना कहीं ऐसी थी कि गेहूं मनुष्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। आज जो हमने आधुनिक समझ बना ली है गेहूं के विषय में कि वो हेल्दी होल व्हीट है, और सुबह से शाम हम स्वयं भी उसका सेवन कर रहे हैं और बच्चों को भी उसका सेवन करवा रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से, चाहे रोटी हो, पराठा हो, पिज़्ज़ा हो, नूडल्स हो, पास्ता हो, समोसा हो, बर्गर हो, बिस्किट हो, हर चीज़ आप देखिए मुख्यतः आज हम गेहूं का ही सेवन कर रहे हैं। तो ये हमने एकाएक कर लिया 1970-80 के आसपास। अब कहीं ना कहीं आधुनिक विज्ञान भी इस ओर इंगित कर रहा है कि गेहूं में जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अनुकूल नहीं होता है, और यदि वो हमारे पाचन प्रक्रिया से होते हुए पूरा नहीं पच पाया तो जो आधा पचा हुआ रह जाएगा वो उसका प्रभाव अफीम की तरह हो सकता है, जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
तो कहीं न कहीं हम उस पारंपरिक समझ से इतने दूर आ गए कि हम समझ नहीं पाए, प्रचार प्रसार से दिग्भ्रमित हो गए और आज हम अपने शरीर और मन का सुन नहीं पाते हैं जो वो प्रक्रिया देती है। तो हमें समझ नहीं आता है कि गेहूँ हमारे लिए कितना अनुकूल है और कितना प्रतिकूल है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। दूध जो एक पौष्टिक आहार के रूप में आज हर घर के लिए आवश्यक माना जाता है, वह भी खतरे से खाली नहीं। 1970 के दुग्ध क्रांति पर हमारे देश को बेशक नाज हो सकता है। जगह जगह दूध के डेयरी खुल गए, हर आकार प्रकार के पैकेज में दूध उपलब्ध होने लगा। लेकिन क्या वास्तव में वे उतने ही पौष्टिक हैं जितना इनके बारे में बताया जाता है? प्रकृति ने लगभग 6400 स्तनपायी जीव बनाए हैं। स्तनपायी जीव यानी वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वो कीट पतंग, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा से अलग होते हैं। लगभग हर स्तनपायी जीव अपने बच्चों को दूध पिला रहा है आज के दिन में। केवल एक मनुष्य ही है जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहा है। हमने आधुनिक विकास के मापदंड जीडीपी को ऐसे परिभाषित किया है कि आज माताएं विवश हो जा रही हैं कि वे अपने बच्चे को छोड़कर पुनः काम पर शीघ्र लौट जाएं और वो बच्चे अपने माताओं के दूध से वंचित रह जा रहे हैं। वो दूध उन बच्चों का आधार ही नहीं बल्कि अधिकार भी है। आज के विकास के दौर में बच्चे अपने माताओं के दूध से वंचित रह जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि बुढ़ापे तक हम किसी भी पशु का दूध पीते रहें। हर पशु अपने ही प्रजाति का दूध पीता है सामान्यतः, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति ने उस दूध में उस पशु के ही गुण रखे होंगे। जैसे कि बिल्ली के दूध में बिल्ली के गुण होंगे, मनुष्य के दूध में मनुष्य के गुण होंगे, गधे के दूध में गधे के गुण होंगे। आज हम इस समझ से बहुत दूर आ गए हैं, इसलिए हम दूध में प्रोटीन, कैल्शियम आदि नापते हैं और इसलिए किसी भी पशु का दूध पीने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते हैं। गधे के दूध में अगर देखा जाए तो कैल्शियम मनुष्य के दूध से अधिक होता है। तो क्या आज हम मनुष्य का दूध बच्चों को नहीं दें और गधे का दूध देने लग जाएं? तो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति को समझना होगा, दूध के पीछे जो मूल बात है उसको समझना होगा। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि फिर हमारे पूर्वज देसी गाय का दूध क्यों पीते थे? तो देसी गाय का दूध वो दूध की तरह नहीं पीते थे। वो जानते थे कि देसी गाय का दूध अमृत है। उनके सूर्य केतु नाड़ी होती है देसी गाय में, जो हम्प होता है स्कंद के पास, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है और भी कई ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो उस दूध को अमृत बनाते हैं। तो वो देसी गाय को रखते भी उसी तरह थे और वो दूध का सेवन भी अमृत की तरह करते थे। वो कभी भी उस दूध से चाय, कॉफ़ी, पनीर बटर मसाला, केक आदि ये सब नहीं बनाते थे। पंचामृत पीते थे, छाछ बनाते थे। बाइलोना जो पद्धति है जिससे घी बनाते थे, तो वो इस तरह से जानते थे कि अमृत है और उसका अमृत तुल्य ही सेवन करते थे। आज यदि हम प्रकृति से पुनः जुड़ने की चेष्टा करें तो हम दूध को समझ पाएंगे। जो आज हम जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजन आदि के दूध का सेवन करने में तनिक भी नहीं झिझक रहे हैं, वो हम समझ पाएंगे कि उसमें कहाँ त्रुटि हो रही है। क्यों आज हम दूध का सेवन तो कर रहे हैं, हल्दी दूध पी तो रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी और घटते जा रही है, सर्दी बार बार हो रही है। कहीं वो दूध ही विषैला तो नहीं है, वो दूध मनुष्य के लिए बना भी है कि नहीं बना है। तो ये सभी उत्तर हमें स्वयं ही मिलते जाएंगे। ऋचा जी ने पाया कि बात सिर्फ गेहूं, आटे और दूध तक सीमित नहीं है, बल्कि नमक, शक्कर, रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, कहीं भी कुछ खा लेने की आदत, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे आसपास जहरीले पर्यावरण का निर्माण कर रही हैं। इनसे निजात पाने के लिए कुछ आदतों को आज और अभी बदलना जरूरी हो गया। मैंने जितना संभव हो सका अपने निजी जीवन में बदलाव करना प्रारंभ किया। जैसे गेहूं के आटे के जगह देसी मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, चावल आदि के आटे का प्रयोग प्रारंभ किया। रासायनिक चीनी की जगह देसी गुड़, मध का प्रयोग प्रारंभ किया। टेबल सॉल्ट की जगह प्राकृतिक सेंधा नमक, काले नमक आदि का प्रयोग शुरू किया। रसायनों का भी जितना हो सके मैंने प्रयोग करना बंद किया, चाहे वो घर की सफाई में हो या
साबुन आदि के रूप में जो प्रयोग होता था वो सब बंद किया, चाहे बर्तन धोने का साबुन हो, कपड़ा धोने का साबुन हो, नहाने का साबुन हो, शैम्पू हो आदि, वो सब के मैंने जो प्राकृतिक ऑल्टरनेटिव्स थे उनको ढूंढे और वापस उससे जुड़ने का प्रयास किया। हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा जैसी सोच के तहत ऋचा ने पहले प्रयास में विकल्प के तौर पर टेबल सॉल्ट के स्थान पर सेंधा नमक, चीनी के स्थान पर गुड़ और शहद अपनाया। जिनका विकल्प नहीं मिला उन्हें त्यागना बेहतर समझा, जैसे दूध और आटा। रसोई से माइक्रोवेव, एल्यूमिनियम के बर्तनों और नॉन स्टिक कुकवेयर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इनकी जगह लोहे, मिट्टी और पीतल के बर्तनों को वह उपयोग में लाने लगी। यहाँ तक कि घर की साफ सफाई के लिए रसायनों के स्थान पर सेंधा नमक, रीठा आदि को शामिल कर लिया। भोजन में भी प्राकृतिक एवं ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों पर ही भरोसा किया, जैसे गेहूं के आटा के स्थान पर मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, चावल आदि। इतना होने पर भी समस्या को देखते हुए इस प्रयास को न्यूनतम ही कहा जा सकता है। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत घर से ही होती है। ऋचा जी ने अपने अध्ययन और दैनिक जीवन में जिन बदलाव पर अमल कर रही थी उनके बारे में परिवार के सदस्यों से बात किया। उनके पिता सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री अभयानंद जी ने न केवल उनकी बातों को सुनी बल्कि उनके सुझावों पर दैनिक जीवन में भी अमल करना शुरू कर दिया। यानी अपने खान पान और जीवन शैली में वे तमाम तब्दीलियां की जिसे उनकी पुत्री ऋचा आजमा चुकी थी। शुरुआती नतीजे उनके लिए भी आशाजनक थे, पर क्या ये काफी थे? बिल्कुल नहीं। हमें पुनः देसी बीज, स्थानीय बीज की महत्ता को समझना होगा, प्राकृतिक खेती की महत्ता को समझना होगा। रासायनिक कृषि से उपभोक्ता को तो जो क्षति हो रही है वो हो ही रही है, लेकिन उससे कहीं अधिक त्वरित और कहीं अधिक मात्रा में कृषकों को क्षति हो रही है, क्योंकि कृषक और उनका परिवार उन्हीं रसायनों के बीच पूरे समय रह रहा है। अब कई ऐसे शोध हैं जो इस ओर इंगित कर रहे हैं कि इन रसायनों से कैंसर, किडनी की समस्याएं आदि हो रही हैं। केवल ऐसी समस्याएं ही नहीं, बल्कि अब इस ओर भी जो शोध हैं वो बता रहे हैं कि जो पुरुषों की जो प्रजनन शक्ति है वो कम हो रही है, और जो शुक्राणु होते हैं पुरुषों में, स्पर्म्स, उनको क्षति हो रही है। यहाँ तक कि डीएनए को भी क्षति पहुँच रही है इन रसायनों से। तो कहीं ना कहीं केवल कृषक ही उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जो उनके बच्चे हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, और जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी दांव पर लग रही हैं। तो हमें समझना होगा कि इसके जो दुष्परिणाम हैं वो कितने भयावह हो रहे हैं। दरअसल पारंपरिक खेती के दौरान किसान फसल में से ही एक हिस्सा बीज के लिए रख लिया करते थे। खेती में निवेश की मात्रा शून्य थी, खाद भी प्राकृतिक ही होते थे। लेकिन बाद के दिनों में खाद बीज खरीदने की रवायत जैसे जैसे बढ़ती गई, प्राकृतिक बीज गाल के गाल में समाते चले गए। रासायनिक खादों के कुपरिणामों को जानने के बाद जैविक खेती की तरफ कुछ लोगों का ध्यान जरूर गया, लेकिन उनका प्रयास भी मात्र खेतों को तैयार करने तक ही सीमित रहा। ऐसे में सवाल उठता है, यदि बीज कृत्रिम है तो अनाज कैसे शुद्ध हो सकते हैं? अब शुद्ध अनाज के लिए शुद्ध प्राकृतिक बीजों को तलाशना जरूरी था। ऋचा एक गृहिणी है, उनके लिए एक एक किसानों के पास जाना और उनसे बातचीत करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर तब तक उनकी समझ से सहमत होने वाले लोगों की कुछ संख्या तैयार हो गई थी। तो ऋचा जी जो कि हेल्थ अवेयरनेस पर रिसर्च कर रही हैं, फेसबुक के माध्यम से हम लोग देखे कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मड़ुआ, मकई, ज्वार, बाजरा, ये सब खेती करने से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हमारे पूर्वज लोग जो हुए, जब उस समय हम बच्चा थे, उस समय देखते थे मड़ुआ की उत्पादन होती थी, लेकिन इधर जो है कुछ विगत दौर में ये सब खेती बंद हो गया। परंतु ऋचा जी का फेसबुक से हम जुड़े और जुड़ने के बाद एक प्रेरणा लिए कि जब ऋचा जी अमेरिका से छोड़ करके हमारे देश में इस भौतिक संसाधन से दूर हट करके लोगों की आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य जगाने के लिए काम कर रही हैं,
तो हम सभी का दायित्व बनता है कि हम भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। जहाँ तक मुझे याद है कि पहले हर एक घर के दरवाजे पे गौवंश हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे, जिनका मुख्य आहार खेतों के ऊपर चारागाह बने चारागाह होते थे, जो घास होते थे। निश्चित रूप से वो बिना रासायनिक खाद के हुआ करते थे और उनका उस समय का दूध भी होता था जो बहुत अमृत के समान होता था, जो बहुत फ़ायदेमंद होता था। और धीरे धीरे, लेकिन जब से धीरे धीरे हुआ कि अभी आज के तारीख में लोगों के घर दरवाजे के बाहर से गौवंश की समाप्ति हो गई है। और उस जो गौवंश हमारे घर पे होते थे, उनसे जो गोबर जमा होता था वो बहुत अच्छा उर्वरक के रूप में खेतों में जाता था और उससे उपज को बहुत फ़ायदा मिलता था, हमारा उपज भी अच्छा होता था और स्वास्थ्यवर्धक अन्न हम लोग उपजाते थे। लेकिन अभी हमारे खेतों में रासायनिक खाद की उपयोगिता बढ़ गई है और किसान उसके चंगुल में फंस गए हैं, जिससे फसल में रोगों को रोकने की क्षमता घट गई है और फसल में हमेशा रोग लगते हैं, जिसके कारण हम लोग को कीटनाशक का भी उपयोग करना पड़ता है। कीटनाशक और रसायन के रूप में अन्न के साथ हमारे शरीर में रोगों का एक भरमार हो गया, जिसके कारण हम लोग रोग से ग्रसित ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि रासायनिक खाद और ये कीटनाशक हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं अनाज के साथ। हम लोग को भी दिल में लगता था कि नहीं, जो हम लोग को पौराणिक पद्धति से खेती हम लोग करते थे बिना रासायनिक खाद के, हम लोग खेत में गोबर डालते थे और गोबर से ही इतना बड़ा हम लोग को धान का फसल होता था कि उसको छोपना पड़ता था। आवाज़ हम लोग, और जब हम लोग के यहाँ देखते थे कि 50 परिवार हम हैं, लेकिन कोई परिवार रोगी नहीं रहते, शायद कभी कदाल कोई बीमार पड़ते थे। आज देखते हैं कि 50 परिवार में शायद कोई स्वस्थ है ना, सब कुछ न कुछ दवा के सहारा ले रहे हैं। इधर अपनी धरती से जुड़े अभयानंद जी ने इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपने गांव और आसपास के लोगों से बात करना शुरू किया। जीवन भर की पूंजी के तौर पर जिस भरोसे को उन्होंने अर्जित किया था वह असर दिखाने लगा। मेरी पुत्री ऋचा रंजन ने जब आज से 5 साल पहले यह निर्णय लिया कि वो मॉर्गन स्टैनली जैसी विश्वविख्यात कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट के पद को छोड़ करके अपनी जीवन शैली और समाज में लोगों की जो जीवन शैली है, खास करके खान पान के संबंध में, उसमें बदलाव ला करके ही स्वास्थ्य में बदलाव लाया जाए, इस दिशा में उसने सोचना प्रारंभ किया और अपने घर से उसने कार्रवाई शुरू की। तो मैंने भी उसकी बातों पर ध्यान दिया और विज्ञान का चूँकि विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैंने वैज्ञानिक रूप से भी उसको समझने की कोशिश की और मुझे ऐसा लगा कि उसकी बातों में दम है, तो मैंने उसके साथ सहयोग शुरू किया। मैंने भी अपने शरीर के ऊपर प्रयोग किया। मुझे भी इस उम्र में जो कठिनाइयाँ होती हैं स्वास्थ्य संबंधी, वो सब थीं, तो उसमें मुझे फ़ायदा दिखना शुरू हुआ और अंततः मैं कन्विंस्ड हो गया कि जो उसकी सोच है वो बिल्कुल सही है। उसकी सोच को आगे फैलाना चाहिए। वो चूँकि मुंबई में रहती थी, इसलिए उसका स्वाभाविक पहुंच गाँव में नहीं हो सकता था और मैं बिहार के गांव में ही रहता हूं, पटना शहर के बाहर। बिहार में ही मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है। तो मैंने इसको कई क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करके क्रियान्वित करने को कहा। कई लोग मिले विभिन्न क्षेत्रों से, गया के क्षेत्र से, फिर खगड़िया, भागलपुर, बांका, इन क्षेत्रों से भी लोग जुड़े और उनको फ़ायदा होने लगा है। सोशल मीडिया का भी काफ़ी उपयोग हुआ है और कोरोना में वेबिनार्स के माध्यम से भी सीधा किसानों से संपर्क हुआ। मुख्यतः जो बीज की बात है, कृत्रिम बीज नहीं, जो हमारे प्राकृतिक बीज थे उनको, और उसके बाद खेत में जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है,
इस पर ज़्यादा चर्चा हुई और इस पर ज़्यादा काम भी हुआ है। मैं अपनी ओर से ऋचा को और उसके प्रयास को अपना आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उसने एक सही कदम उठाया है। समाज को इससे निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। मूल विषय जो है, डॉक्टर को न्यूट्रिशन के बारे कोई पढ़ाई नहीं होती है। न्यूट्रिशन कहीं कोई चैप्टर ही नहीं है, कोई कोर्स ही नहीं है पूरे मेडिकल साइंस में। तो जो हम लोग दूसरों को सलाह देते हैं वो बेसिक न्यूट्रिशन के विषय में नहीं दे पाते हैं। और जो जिस तरह से मेरी बेटी अध्ययन की हर खाना के डिटेल में जा कर के, और वो शरीर में कैसे कैसे असर कर रहा है, इससे काफ़ी कुछ हमको भी नई नई बातें सीखने को मिली। और उसके हाँ, जितनी में भी बदलाव किया, मरीजों के ट्रीटमेंट में बदलाव किया, जितनी में हम लोगों ने खाना को पूरा ही पारंपरिक खाने को, जितने भी पारंपरिक खाना थे, जितने मिलेट्स थे, उनको अपने खाने में इंक्लूड किया। चावल रहा, गेहूं और दूध को बंद कर दिया कम्प्लीटली। गेहूं, दूध, चीनी और किसी भी किस्म का रिफाइंड ऑयल। इवन के मरीजों के ट्रीटमेंट में भी हम सबके कागज़ में ये सब लिख दिया करते थे कि ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। क्योंकि हमको जो केसेस मिलता है, अभी पीसीओडी एक बीमारी है जो काफ़ी यंगर जनरेशन में एकदम ऑलमोस्ट ये एपिडेमिक की तरफ फैल गया है। बहुत ज़्यादा इसके केसेस मिलते हैं, और ये सब बच्चों के गलत खाना खाने से। इसलिए खाना को सुधारना बहुत ज़रूरी है रूट कॉज ठीक करने के लिए। क्योंकि मेडिकल साइंस में जितना भी ट्रीटमेंट है वो एकदम जड़ तक नहीं जा पाता है, वो सिम्टम्स को ठीक कर देता है, वो एक सर्टेन स्टेज तक जाकर रुक जाता है। इसलिए आपको एकदम जड़ से अगर अपने आप को सुधार करना है तो उसके लिए खाना पर बहुत ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रयास का सकारात्मक नतीजा यह निकला कि कुछ किसान प्राकृतिक बीजों को तलाशने में जुटे, कुछ अपने जमीन के कुछ हिस्से में प्राकृतिक खेती करने को तैयार हुए। हम खेती कर रहे हैं रीता जी के आदेश से। ये यहाँ रीता जी के आदेश से मैंने खेती कर रहा है। जब से जैविक खेती कर रहे हैं, बिना खाद के दिए हैं, 1-2 साल तो बिना खाद का पैदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर रेगुलर हो गया और वही पैदा होता है जो बिना खाद देख करते थे, वो बिना खाद के पैदा हो जाता है। खासकर आपको पूर्व डीजीपी अभयानंद जी और उनकी जो पुत्री है ऋचा मैम, उनसे मार्गदर्शन लेकर फिर से ये खेती हमने शुरू किया। क्यों? क्योंकि मड़ुआ सर प्राय लुप्त हो चुका है और इसके खाने से, इसके अनाज खाने से डायबिटीज़, सबसे पहले तो डायबिटीज़ नहीं होगा। आज बहुत तीव्र गति से डायबिटीज़ बढ़ रहा है। अगर इसका खाना खाया जाए, रोटी खाया जाए तो डायबिटीज़ नहीं होगी। और ये बिल्कुल नेचुरल पौधा है, न इसमें खाद का प्रयोग होता है। जो केवल हम लोग जो गोबर वोबर, जो घर का जो फेंका जाता है गोबर वोबर, उसके माध्यम से इसको उपजाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ के बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर और उनकी बेटी ऋचा मैडम के द्वारा एक ही चीज़ बताया गया कि कृषि को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखना है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से हम लोग जो देख रहे हैं लगातार, अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जैविक खाद का उपयोग, घरेलू बीज, जैसे हमारे पूर्वज घरेलू बीहन रखते थे अपने घर में कोठी भाड़ी में करके, और उससे वो लोग अपना निरंतर हर साल उसी बीहन का उपयोग करके खेती करते थे। घर के गोबर और मान को खेत में डाल करके उससे उसका उपज बढ़ाने में मदद होता था। आज यूरिया और इन सब के उपयोग से जो लगातार हमारे लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, उसका एकमात्र रोकथाम का उपाय है जैविक खाद। जैसा कि सर के द्वारा, मैडम के द्वारा लगातार फेसबुक के माध्यम से और हम लोग को टेलीफोन के माध्यम से भी समझा करके, और उनकी प्रेरणा से हमने किसानों को प्रेरित किया कि भाई आप लोग को अगर अपने खुद और अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है तो जैविक खाद का उपयोग कर खेती करना होगा। घर का जो बीहन है उसका उपयोग कर आपको खेती, क्योंकि जो बीहन हम बाज़ार से लेते हैं उसके माँ बाप का पता नहीं होता है, वो बीहन कहाँ तैयार हुआ, कैसे आया, इसका कोई हमें अता पता नहीं होता है। कोरोना आया, इसमें एक बात आई इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की। अब इम्यूनिटी पर जब रिसर्च शुरू हुआ तो बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर और उनकी बेटी जो भी नेतृत्व पर काम कर रही ऋचा मैडम, दोनों को जब फेसबुक लोग जुड़ना शुरू किए, जब संवाद शुरू हुआ, हमसे उनकी संवाद शुरू हुई, तो हमने बहुत इस जिले के कई गाँवों में जाकर किसानों के साथ मीटिंग कराया, गोष्ठी कराया,
मदनपुर, रफीगंज, अम्बा, कुटुम्बा, और लोगों को बताया कि अब आप नेचर से जुड़िए, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़िए, मड़ुआ की खेती करिए, ज्वार के करिए, बाजरा के करिए, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला बल्कि जई का खेती करिए, बिना रासायनिक खाद का यूरिया खाद डाले खेती करिए। इसका परिणाम सकारात्मक हुआ कि कई गाँव में किसान इसको शुरू किया और अभिनंदन सर और ऋचा मैडम डायरेक्ट किसानों से जुड़ी, किसानों को बताया कि आप खेती को आप रासायनिक छोड़िए, गोबर डालिए, अब जैविक खाद डालिए, उससे खेती करिए, स्वास्थ्य को बढ़ाइए। आपका स्वस्थ रहने का अब इस कोरोना काल में मात्र एक स्थिति है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाइए और आप बिना खाद डाले खेती को करिए। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक अभयानंद सर और ऋचा रंजन जी के मार्गदर्शन में आज पूरे बिहार में सैकड़ों लोग फिर से प्राकृतिक कृषि और प्राकृतिक जीवन शैली से जुड़ रहे हैं। आज पूरे बिहार में सैकड़ों लोग फिर से प्राकृतिक बीज, जो हमारे पारंपरिक मोटे अनाज थे, इनकी खेती प्रारंभ कर चुके हैं। देसी गाय को बचाने का संकल्प ले रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने सर और ऋचा रंजन जी का एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जिसमें वो प्राकृतिक जीवन शैली पे कुछ सुझाव दे रही थी। मेरी माँ जो पिछले 3 साल से नींद और बीपी की समस्या से पीड़ित थी, मैंने उनके कुछ सुझावों को अपने घर में प्रयोग में लाया। जैसे कुछ देर के लिए सर अपने वीडियो में बता रहे थे, अगर कुछ देर के लिए हम खाली पाँव मिट्टी पे चलें तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। हम लोग जो अपने घर में सफ़ेद नमक का यूज कर रहे हैं, वो एक तरह का रसायन ही है। और जो आजकल हम लोग हाइब्रिड गाय के दूधों का प्रयोग कर रहे हैं, जर्सी गाय के दूध का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता कमज़ोर होते जा रही है और इसके अलावा अनेक तरह के स्वास्थ्य समस्याओं का हम लोग को सामना करना पड़ता है। ऋचा मैडम के माध्यम से कुछ हमें सुनने को मिला था कि अगर किसान भाइयों जैविक खाद का यूज करें तो खेती के साथ साथ आप अपने पूरे परिवार स्वस्थ रह सकते हैं। और जिस हिसाब से पहले के लोग वो खाद डालते थे तो हमने देखा कि काफ़ी नुकसान हो रही है, हमारे खेती भी नुकसान हो रहा है और हमारे जो बाल बच्चे हैं, घर के परिवार हैं, वो भी काफ़ी पीड़ित हो रहे हैं रोग से। तो हमने सोचा कि शायद उसको हटा दिया जाए और कुछ जैविक हो या घर का गौमूत्र वगैरह हो उसको लगाएं, और ऐसा कुछ हमें सलाह मिला ऋचा मैडम के द्वारा, तो हमने इसका उपयोग किया और आज सर उससे हम बहुत खुश हैं उनकी कथनानुसार। इधर महामारी फैलने के कारण दुनिया भर के लोग जब अपने घरों में सिमटे बैठे थे, ऋचा व्यस्त थी उन्हें अपना संदेश देने में। दुनिया भर के चिकित्सक चीख कर कहने लगे, इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाओ। लोग प्राकृतिक उपायों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में ऋचा जी का संदेश उन्हें अंधेरे में उम्मीद की किरण जैसा महसूस हुआ। लोग उन्हें फेसबुक लाइव के लिए आमंत्रित करने लगे। हम ख्याल लोग इस कारवां में शामिल होते चले गए। उनमें सुदूर क्षेत्र में निवास करने वाले किसान भी थे तो फ्लैटों में रहने वाले शहरी भी। सभी विचलित थे। सभी के पास सवाल थे कि भला ऐसे कैसे हम वर्तमान खेती की पद्धति को बदल दें। दरअसल यह एक ऐसा मुहिम है जिसमें रातों रात परिवर्तन की कल्पना हम नहीं कर सकते। इसके कई चरण हैं। अगर हम रासायनिक खेती और हाइब्रिड बीजों के नुकसान से पूरी तरह निजात पाना चाहते हैं तो क्रमिक प्रक्रिया को अपनाना होगा, जिसमें सबसे पहले प्राकृतिक बीजों की तलाश, रासायनिक खेती से बर्बाद हो चुके खेतों को मूल स्वरूप में लाना, उनके लिए रसायन रहित खादों की किस्में तैयार करना शामिल है, वह भी कई चक्रों में, ताकि खेतों की मिट्टी अपने मूल शक्ति और उर्वरता को पा सके। कुछ कृषक साहस दिखा रहे हैं, वचनबद्ध हो रहे हैं, धैर्य रख रहे हैं और इस कुचक्र से निकलने का साहस दिखा पा रहे हैं। जहाँ पहले कृषि में लागत बिल्कुल ना के बराबर होती थी, वहाँ अब लागत कहीं अधिक हो चुकी है, क्योंकि बीज खरीदने हो रहे हैं, रसायन खरीदने हो रहे हैं। हर वर्ष और अधिक रसायन की आवश्यकता हो रही है और मिट्टी साथ में और दूषित हो रही है, जल दूषित हो रहा है। कृषक और उनका परिवार अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खोता जा रहा है। कुल मिलाकर सामाजिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। तो क्षति तो बहुत अधिक है। उपभोक्ता भी साहस दिखा रहे हैं, प्रचार प्रसार तंत्र से दिग्भ्रमित नहीं हो करके पुनः स्थानीय प्राकृतिक भोजन की ओर लौटने का संकल्प कर रहे हैं। आशा है कि उपभोक्ता और कृषक
दोनों अपने दायित्व को समझें, प्रकृति को समझें, प्रकृति से जुड़े। कहीं ना कहीं प्रकृति में ही केवल हमारा स्वास्थ्य ही नहीं, हमारी प्रगति भी है। और इस बात को जितनी जल्दी हम समझेंगे उतनी जल्दी वो सुनहरा कल हमें मिलेगा। यह महज एक शुरुआत भर है। जाहिर सी बात है, अगर इरादे मजबूत हों तो तूफान भी अपना रास्ता बदल देता है। यह जज्बा एक ऐलान है। अगर राहत इंदौरी जी के शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जाके ये कह दो शोलों से चिंगारी से, जाके ये कह दो शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से।